सो रेजोनेंस हमने क्या पढ़ा कि इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ इनिबिशन हो सकता है। सो वो होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। नाउ स्टेरिक क्राउडिंग का क्या मतलब है, कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, बल्कि ग्रुप आ जाए तब। अब वो कब लगता है वो हम देखते हैं। पहले मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। तो मेरे पास क्या है ना, ये फिनाइल है, यहाँ पे मेरे पास है CHO ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, CH3। ना अभी क्या है ना, ये CHO वाला जो ग्रुप है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ CHO ग्रुप और मेरा एरोमेटिक रिंग जो है वो एक ही प्लेन में है, सब कुछ एक प्लेन में है। और मेरे पास एक बड़ा सा ग्रुप CH3 मिथाइल वाला जो है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ गया है। नाउ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि इसमें रेजोनेंस जो है वो बहुत कम हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा ये स्टेबल होना चाहिए था बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस, वैसा हुआ नहीं। तब इस पे जब रिसर्च किया गया तब देखा गया कि ये जो CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, वो CHO को रिपेल कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन, ये CHO जो है वो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है CH3 से बचने के लिए। नाउ CH3 जो है वो एक तरीके से क्या नाम है, स्ट्रॉन्गर पर्सन है। एक तरीके से स्टेरिक क्राउडिंग वाला फैक्टर है, वो एक स्ट्रॉन्गर पर्सन है। और CHO जो है वो उससे उसको डर लगता है। तो वो क्या कर रहा है, वो उसको, अगर वो उर्दू पोजीशन पे लगा होता है तो वो उसको भगाने का ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, वो सेम प्लेन में नहीं रहेगा, वो दूसरे वाले प्लेन में चला जाएगा। नाउ बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होगा, अपनी प्लेनरिटी लूज कर देगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं पूरा जो प्रोसेस है फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ CH3 इज अ बल्की ग्रुप, है ना। वो क्या करेगा, जो CHO है उसको अपने प्लेन से बाहर भेजेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस रिपल्शन। और वो अपने प्लेन से जब बाहर चला जाएगा CHO, तो रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस तो सेम प्लेन में होता है। रेजोनेंस के लिए हमें सारे कार्बन sp2 होने चाहिए। sp2 होने का मतलब ही क्या है कि सबके सब एक प्लेन में होने चाहिए। अब सबके सब ये एक प्लेन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। सर वो थोड़ा रिपीट कर सकते हो, नेट इशू चल रहा है थोड़ा। बाकी और बताओ। यस सर। यस यस सर। यस सर। सर वो CHO वाला पार्ट फिर से बता दीजिए। अब CHO पार्ट क्या मतलब। सर मतलब जिसमें आपने कहा था कि वो मतलब स्ट्रांग नहीं है ज्यादा। स्ट्रांग नहीं है वो, मैंने बस एक वो दिया है, मतलब उस फॉर्मेट में बताया, मतलब एक समझाने के लिए बताया है कि जैसे एक जैसे मान लो लड़ाई हो रही है, तो एक वीक प्लेयर होता है और एक स्ट्रांग प्लेयर होता है। स्ट्रांग प्लेयर क्या कर देता है, मतलब वीक प्लेयर स्ट्रांग की वजह से डर के चला जाता है एक तरीके से। तो वैसे ही CHO है ना, वो डर के अपने प्लेन से दूसरी वाले प्लेन में जा रहा है ताकि CH3 उसे डिस्टर्ब ना करे। अच्छा ओके सर। उस सेंस में बोला मैंने, नॉट इन अ टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स में व्हाट इज हैपनिंग कि तुम्हारा CHO जो है वो स्टेरिक रिपल्शन से बचने के लिए दूसरे प्लेन में जा रहा है, और जिसकी वजह से वो अपना रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यस सर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, whenever bulky groups are at ortho position then it will disturb the resonance by repelling the group which is in resonance with the ring. No effect observed at meta at para position. No effect when small groups are there like OH. Second जो पीरियड वाले ग्रुप्स हैं तो दोज आर वेरी स्मॉल, तो उनकी वजह से कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। बट बल्कि ग्रुप्स लाइक CH3 C2H5 आयोडीन, है ना, इन सब की वजह से क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। अब सर मैं, हाँ हाँ बोलो। सर वो जो आपने बताया ना कि वो
रेजोनेंस में प्रॉब्लम होगी, वो क्यों होगी, वो एक बार फिर से बताएंगे? तुम्हारा CHO जो है वो अभी क्या रिंग के साथ रेजोनेंस में है? यस सर। क्यों रेजोनेंस में रिंग के साथ? सर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब प्लेनर है पूरा का पूरा, तुम्हारा रिंग और CHO इन द सेम प्लेन, दैट्स व्हाई रेजोनेंस इज हैपनिंग, राइट? अभी क्या यस है, सर। अभी क्या है, CHO जो है वो अपना जो प्लेन है उससे दूसरे वाले प्लेन में चले आता है। किससे बचने के लिए? CH3 के रिपल्शन से बचने के लिए। तो जब वो दूसरे वाले प्लेन में जा रहा होगा तब क्या वो रेजोनेंस कर पाएगा रिंग के साथ? नो सर। नहीं कर पाएगा ना। जब तुम्हें क्या लग रहा होगा कि वो हमेशा के लिए दूसरे वाले प्लेन में नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल, रेजोनेंस इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो होते रहता है, फ्लो चलते रहता है। वैसे ही इसमें होता है, ये बाहर वाले प्लेन में जाता है, वापस से सेम प्लेन में आता है, बाहर वाले प्लेन में जाता है, सेम प्लेन में आता है। तो बट वो जब ये चीजें कर रहा है तब रेजोनेंस तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। यस सर। बस। अब एक बात ध्यान रखना कि इन सब चीजों से ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस रुक जाता है, रेजोनेंस होगा। बट जैसे मान लो रेजोनेंस पहले हो रहा था 100, जैसे पहले जो रेजोनेंस हो रहा था उसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ 100, अभी कितना हो जाएगा? अभी हो जाएगा 10, 5, ऐसे बहुत कम हो जाता है। नाउ एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है विद एंड विदाउट SIR, इसे हम क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। मेरा CHO नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है, यू कैन राइट डाउन दिस। अभी क्या है मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा CHO सा है। ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ यार, हेडिंग ही तो है, ठीक है लिख लो ना। यस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ड्यू टू SIR इफेक्ट। छोटा सा इफेक्ट है। सर सिंपली समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि नजदीक नजदीक में बड़े ग्रुप्स ज्यादा आ जाएंगे तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। हाँ हाँ, कम हो जाएगा। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ ना? हाँ हाँ, इसी टॉपिक से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसका रीजन मैंने बताया नहीं था। किसका? इसका मैंने बोला था कि NH2 के बाद NHR आ रहा है। अब क्या रिलेट कर पाओगे स्टेरिक SIR इफेक्ट से? ये बाद में क्यों आ रहे हैं? तो आर बिकॉज बड़ा ग्रुप है। SIR इफेक्ट। ग्रेटर रिपल्शन। ये क्यों आ रहे हैं? SIR इफेक्ट। ठीक है। देखो, मैंने जितने भी ऑर्डर लिखवाए हैं, +M, -M, -I, +I, सब ऑर्डर का मैंने लॉजिक दिया हर एक चीज का, है ना। लॉजिक से थोड़ा ध्यान रखोगे तो याद रहेंगी। +M और -M का जो ऑर्डर है वो तुमको टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं मिलेगा, वो टेक्स्ट बुक में होता ही नहीं है इनका। ये तो जो है स्टैंडर्ड जो है, मैंने जो कोटा में सीखा था वही मैंने लिखा है। टेक्स्ट बुक्स में +M और -M का ऑर्डर काफी सारे जगह पे पढ़ाते भी नहीं है, ये जो ऑर्डर है वो बताते ही नहीं है। बट मैंने ऑर्डर पहले से बता दिया है सो दैट तुम्हारा टाइम सेव हो जाए एग्जाम में, है ना। तो लिखाया है तो याद करना ही करना है। +M का ऑर्डर तो बहुत सिंपल है। -M का ऑर्डर याद करने में तुमको थोड़ी नहीं, उसमें भी क्या ही दिक्कत होगी, वो भी सिंपल है। OHXORNH2, कुछ ट्रिक बना सकते हो अपने से। खैर मैंने तो कभी, याद हो जाता है वैसे, कभी दिक्कत आती नहीं है। और दो के अलावा किसी और पोजीशन पे हो तब तो नहीं होगा ना ये नहीं नहीं, सिग्निफिकेंट मेटा और फैक्टर। पैरा पे नहीं करते हैं। ठीक है, तो डन। पॉइंट्स लिखने दो। पॉइंट लिख लेना बाद में, है ना। हम आगे बढ़ते हैं।
सर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ तो ले लो यार फटाफट, कितना टाइम हो गया, क्या कर रहे ठीक हो? है सर। नेक्स्ट है तुम्हारा एरोमेटिसिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है। बहुत हर बार जो है, हर साल क्वेश्चंस आते ही रहते हैं एरोमेटिसिटी पे स्पेसिफिकली। एरोमेटिसिटी तब भी समझ में आएगा जब रेजोनेंस समझ में आएगा, तो वो हमने समझ लिया है। अब एरोमेटिसिटी का सिंपल डेफिनेशन क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। द फिनोमिनन by which compound gains lot of stability is called aromaticity। ठीक है, अभी क्या है ना, ये क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा था बेंजीन पे ना। बेंजीन जो है वो पहले से सबको थोड़ा बहुत खटक रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें, है ना। अभी क्या है, जब उन्होंने बेंजीन बनाया, बेंजीन जो है जैसे 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन से मिलके बना है ना। नहीं ऐसे नहीं बनाता, चलो इससे जब ये बन रहा है, ठीक है। तो भाई रेजोनेंस जब रेजोनेंस के बारे में पता चला, तब हमने देखा कि बेंजीन में रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, लोग जो है वो हुए कि हाँ रेजोनेंस करके एक इफेक्ट है, रेजोनेंस से ये स्टेबिलिटी वगैरह पता चलती है, कंपाउंड्स में होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है ना, उसके बाद जब ये यहां से यहां कन्वर्जन देखा, तो उन्होंने देखा कि रेजोनेंस एनर्जी जो है, मान लो इवन है, लेट्स से कि ये इवन एनर्जी से स्टेबल हो रहा है, ऐसा उन्होंने रेजोनेंस एनर्जी निकाला। बट उन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड है ना, इसका एनर्जी और भी कम है। मतलब लेट्स से अभी इसका एनर्जी ई है ना, इवन जो है रेजोनेंस एनर्जी, लेट्स से इसका ई एनर्जी है, और रेजोनेंस एनर्जी इंक्लूड करके एक मिनट रुको, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से मान लो इवन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, राइट। बट उन्होंने देखा कि इवन से भी ज्यादा एनर्जी कम हो रही है, इवन से भी बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो कम हो रही है। तो उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि why this molecule is getting extra stabilized। ठीक है, अभी तक रेजोनेंस था, हमें पता लगा कि रेजोनेंस इज एन इफेक्ट जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। बट अभी और क्या हो रहा है कि और भी कम एनर्जी आ रही है, और भी ज्यादा कंपाउंड स्टेबलाइज हो रहा है। तब वहां पे देखा कि एरोमेटिसिटी की वजह से भी जो है वो क्या आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी और बढ़ रही है। वहां से उन्हें एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पता चला बेंजीन वाले से। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी की वजह से कंपाउंड में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। नाउ एरोमेटिसिटी होती क्या है, एरोमेटिक क्या होता है वो हमने खैर पहले पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, बट हम और देख लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जो इवन एनर्जी कम होनी चाहिए थी रेजोनेंस की वजह से, वो कैलकुलेटेड है ना? रेजोनेंस एनर्जी हाँ कैलकुलेटेड। सर थोड़ा सा ऊपर कर सकते एरोमेटिक के लिए मैंने all atoms should हैं? be SP sp2 प्लेनर होने चाहिए, राइट। दूसरा क्या है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन, कंप्लीट
साइक्लिक कॉन्जुगेशन, फटाफट फटाफट लिखते जाओ ना, पढ़ लिया हमने पहले भी। और ये क्या करता है? फॉलो हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल क्या कहता है इसमें? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने 4n plus 2 pi. इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, ये है एरोमेटिक के लिए। इसमें क्या है ना, ये कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन शायद पहले नहीं लिख पाया था, तो बस वो लिख लेना। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा पार्ट, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक जो होते हैं ना, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं एंड डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। इनका क्या है, इसमें भी सिमिलर रूल्स हैं। ऑल आर sp2 प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो हकल रूल, बट यहाँ पे हकल रूल अलग होता है इसके लिए। क्या? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। अब ऑब्वियसली n जो है वो 0 नहीं है नहीं तो ये रूल फेल हो जाएगा ना, n 0 तो फिर डबल बॉन्ड ही नहीं हो पाएगा। n 0 नहीं होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो मान लो n इक्वल टू 1 है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या मतलब n इक्वल टू 2 है तो मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो है वो क्या होते हैं? नॉन प्लेनर होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 1 sp3 होना चाहिए या फिर नॉन प्लेनर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल क्लासिफिकेशन होता है। इसमें अब स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। सबसे ज्यादा एरोमेटिक स्टेबल है ऑब्वियसली, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक है। एक मिनट रुक जाओ बस। उसके बाद में क्या है? एंटी एरोमेटिक है। बोलो। सर थोड़ा जूम आउट कर दो। सर हाँ बोलिए। सर वो जो SIR था वो किसी प्लेन लीनियर मॉलिक्यूल में लग सकता है? लीनियर पे लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लीनियर जो है ना, उस लीनियर में रिपल्शन होगा ही कैसे? सर उसमें भी तो एडजेसेंट ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, अरे क्या है, जैसे मेरे पास ऐसा है। हम्म, चलो मैंने तो ये ऐसे बना दिया, ऐसा रेलगाड़ी टाइप ऐसे मोड़ 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 दिया मैंने। बट अब मुझे एक बात बताओ ना कि इस पे लगेगा कैसे? ऐसा यार लगेगा कैसे इस पर? लीनियर वाले पे लगना थोड़ा मुश्किल है ना। अब वो ऐसे लग सकता है, मान लो अगर ऐसा है, लेट्स से मेरे को अभी स्ट्राइक किया, नहीं बट खैर ये भी सर बट लीनियर में मेटापैरा पोजीशंस डिफाइंड है।
नहीं नहीं है, नहीं है, इसीलिए तो बस वही डिस्कशन कर रहे थे, क्या लीनियर में पॉसिबल, लीनियर में पॉसिबिलिटी नहीं है एसआईआर के लिए। यहाँ पे तो एंगल उस हिसाब से है ना, इस ग्रुप का जो एंगल है और इसका जो एंगल है वो उस हिसाब से है कि पास पास में आ जाएंगे, बट लीनियर में वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, चलो हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सर वो स्टेबिलिटी ऑर्डर में नॉन एरोमेटिक पहले क्यों है? एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल है भाई, एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो। तो नॉन एरोमेटिक कुछ नहीं है ना, मतलब एरोमेटिक क्या है, एकदम हाइपर एकदम अच्छा है ना, हाइपर स्टेबल। एंटी एरोमेटिक हाइपर अनस्टेबल। नॉन एरोमेटिक बीच का हो गया। यस, सो एंटी एरोमेटिक आर नॉन एग्जिस्टेंट। हाँ, नॉर्मल हम लोग रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है, करेगा तो बहुत हाई टेम्परेचर पे करेगा। यस सर। ये बताओ ये क्या है। देखो पहले चेक क्या करना है, सारे के सारे sp2 है या नहीं है, पहले बताओ सारे के सारे sp2 है। अरे यस कुछ तो सर। बोलो। हाँ सर है। सारे के सारे यस sp2, सर। n4n और प्लस दो 2 पाई पाई 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे है, एरोमेटिक है। देखो आ सकता है ना यहाँ पे, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है ना, कोई भी जो मेरा कार्बन है वो छूटना नहीं चाहिए, सबके साथ रेजोनेंस होना चाहिए। तो देखो ना ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा, बोलो। यस ठीक है, ये बताओ, इसे हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम। ट्रोपाइलियम, इसका स्पेलिंग देखना पड़ेगा। ट्रोपाइलियम आयन, ट्रोपाइलियम आयन बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका नाम। इसका नाम जो है वो याद रखना है, नाम के साथ याद रखना है। ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। है सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे sp2 हैं, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। एरोमेटिक को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट वाला बताओ क्या है। एंटी एरोमेटिक। एंटी। मैंने ये बताया था कि लोन पेयर विच इज इन रेजोनेंस वोंट बी काउंटेड इन हाइब्रिडाइजेशन, यस डिड आई, सर। है ना। तो दिस इज नेगेटिव चार्ज विच इज इन रेजोनेंस विद दिस। ठीक है, तो दिस कार्बन इज sp2 ओनली, बिकॉज इसका नेगेटिव चार्ज काउंट ही नहीं होगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसका क्या मतलब, आपको समझ में आया। तो ये एरोमेटिक होगा या, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा बताओ। एरोमेटिक। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ध्यान रखना। अच्छा चलो सर ये बताओ, हाँ बोलो। सर वो sp2 कैसे हो, नहीं समझ क्योंकि आया। उसका नेगेटिव चार्ज जो है ना वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी है। समझ में आया। यहाँ पे मैं चलो एक नोट करके लिख देता हूँ। सर पहले भी ऐसा एग्जांपल्स बताया है ना आपने। हाँ हाँ, इसीलिए नेगेटिव चार्ज is in resonance won't be counted as, won't be counted in hybridization.
ओके चलो अगला बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर इसके अंदर तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4n+2 कैसे पॉसिबल? 6 पाई हो गए ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यार। नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको काउंट नहीं करोगे? जब रेजोनेंस में जा रहे हैं तो काउंट क्यों नहीं करोगे? उसकी वजह से पाई बॉन्ड भी बन रहा है देखो, तो दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी काउंटेड। सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। सर कंफ्यूजन है, एक और बार समझा क्या दीजिए। confusion है? क्या कंफ्यूजन है बताओ। सर मतलब क्लियर नहीं है। नहीं, क्या क्लियर नहीं है ना वो बताओ ना थोड़ा सा। सर मतलब ये एरोमेटिक कैसे हुआ? ये बताओ, नेगेटिव चार्ज जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यस सर। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सारे का सारे कार्बन sp2 है, कंप्लीट साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। तो क्या ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है जिसके लिए एरोमेटिक होना चाहिए? यस ऑल सर। आर sp2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बस इतना ही तो चाहिए हमको एरोमेटिक बनाने के लिए। 3 रूल चाहिए बस, तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है बस। यस सर। अगला वाला बताओ क्या होगा। सर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? क्या क्या? सर इसका CH स्ट्रक्चर बना। आवाज नहीं आ रही बेटा, ध्यान अच्छे से। रहा है कि लास्ट कंपाउंड का CH3 करके ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसा। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ मतलब ये CH स्ट्रक्चर मतलब क्या, मेरे को नहीं समझ में आया। और वो कह रहा है पूरा मतलब एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सर CNH बॉन्ड लिख के। तो उसमें क्या है मतलब, इसमें ज्यादा कुछ थोड़ी ना है यार, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है। बस बन गया ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पे इस वाले कार्बन पे कंफ्यूज होंगे है ना, एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही, ऐसा रहेगा इसका स्ट्रक्चर। अब क्लियर है भागीरथ? यस सर। ठीक है, ये ऐसा रहेगा। लास्ट वाला एंटी एरोमेटिक है सर। लास्ट वाला एंटी एरोमेटिक है। ये क्या है? ए है, एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लोब्यूटाडाइन, इसका क्या नाम है? साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इस कंपाउंड के साथ एक और खास बात क्या है, चलो। ये कंपाउंड जो है नॉर्मल नॉर्मल मतलब रूम टेम्परेचर पे तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये तो हम लिख चुके हैं, तो ये एग्जिस्ट करता नहीं है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे ओके। वैसे तो पेज में फिट हो जाएगा, तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो क्या करता है, इट एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर में एग्जिस्ट करता है, पता है? वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं, ये फैक्ट जो है ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन्स वगैरह में इतना नहीं पूछेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, थोड़ा अलग प्रोसेस हो रहा है। डाइमर कैसे बनाता है, ये बॉन्ड जो है ना यहाँ पे जा रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, देखो थोड़ा सा। अभी क्या है, तुम इन सब प्रोसेस में आए नहीं हो, इस रिएक्शन में किस तरीके से मैकेनिज्म होता है एग्जैक्टली बट ये समझो कि ये डबल बॉन्ड जो है ऊपर बॉन्ड बना रहा है, और इधर वाला डबल बॉन्ड नीचे बॉन्ड बना रहा है। अब देखना मैं क्या बना रहा हूँ। देख रहे हो, मेरा जो डबल बॉन्ड है दोनों वो यूज हो गए हैं, तो ये इसका डाइमर है, ये इसमें एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। सर मतलब वो एक जो बॉन्ड था उसने ऊपर से बॉन्ड बनाया, नीचे वाला नीचे से। हाँ हाँ, नीचे वाला नीचे से।
अब ये फैक्ट आया कहाँ से, मतलब ऑब्जर्व कैसे किया? यहाँ पे ए बॉन्ड है, ये बी बॉन्ड है। आइडियली जब पूरा रेजोनेंस हो रहा है तो ए शुड बी इक्वल टू बी, राइट? ए शुड बी इक्वल टू बी, बट देखा गया कि ये इक्वल होता ही नहीं है। फिर देखा गया कि भाई इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। रेजोनेंस इज नॉट देयर एट रूम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंड ही नहीं है, तो कुछ होगा ही नहीं ना, कुछ प्रोसेस ही नहीं हो। कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो उसमें रेजोनेंस वगैरह का कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। तो ए और बी बॉन्डिंग जो है वो सेम नहीं होंगी एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन जो आता है एडवांस में, वो एडवांस में इसी तरीके से आता है। क्या आता है, तुमको साइक्लोब्यूटाडाइन दे देगा और बोलेगा कि ए और बी इक्वल है, या फिर थोड़ा सा और उसे फंसाना होगा, मान लो तो बोलेगा ए नॉट इक्वल टू बी बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर और रेजोनेंस डज नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर, समथिंग लाइक दैट विल बी रिटन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? हाँ या ना में बोलो। यस सर। यस सर। सर एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ए और एक्सपेरिमेंटल बी देखा, इक्वल। एक्सपेरिमेंटल देखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और सर एग्जांपल्स करें। हाँ हाँ बोलो। सर डायमर में होता है रेजोनेंस। डायमंड रेजोनेंस कैसे होगा? कॉन्जुगेशन नहीं है ना, सर तो मतलब इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है। रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एग्जिस्ट करेगा ना उसमें, तब तो होगा। ओके सर। मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें, मतलब केमिस्ट्री में इतना सब तो अब देखना ही पड़ेगा तुमको। मतलब है भी है, नहीं भी है, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। चलो, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनके बारे में बताओ। पहला वाला क्या है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक। सर नॉन एरोमेटिक। नेगेटिव, एंटी एंटी एरोमेटिक हो गया एरोमेटिक। यार, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दूसरा वाला बताओ। एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक। तीसरा वाला बताओ। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। रोज कॉन्जुगेशन ही नहीं है। sp3 2 कार्बन है। ये वाला बताओ, नेक्स्ट वाला। ये भी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। 1 sp3। ये भी नॉन एरोमेटिक, 1 sp3। चलो ठीक है। ये क्या है, पायरोल। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, पायरोल। ये है फ्यूरान। फुरान। बताओ ये एरोमेटिक है या नहीं है? पायरोल बताओ, पायरोल का स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, गलत लग रहा है मेरे को। क्या ये सर? फ्यूरन यस एरोमेटिक। सर एरो। एरोमेटिक है यस। because this lone pair is in resonance. This lone pair is in resonance. That's why it will be aromatic and 6 pi electron will be there. Now tell me furan में क्या होगा? फ्यूरान में क्या होगा बताओ? एरोमेटिक। 2 लोन पेयर नहीं है? सर एक What? और एक रेजोनेंस रेजोनेंस चला रेजोनेंस। जाएगा। अच्छा ये बताया हुआ है मैंने कि if there are 2 lone pairs then only one will participate in ओनली the वन विल पार्टिसिपेट। यस सर। very good, very good, very good. देखो उसका फायदा हो रहा है जो मैंने पहले बताया है, मैंने पहले इसलिए बताया था ताकि बाद में दिक्कत ना हो। एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स,
ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इनका नाम स्ट्रक्चर है ना, आगे भी आते जाएंगे, याद रखने हैं इनको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बाद, जो तुम्हारे AIATS में पिछली बार पूछा गया था, इस बार दोबारा पूछा जा सकता है। अरे पैकेज का भी क्वेश्चन है। वैसे तो AIATS में पैकेज नहीं, बट ठीक है, अभी AIATS पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि AIATS में तो वैसे भी कम मार्क्स आएंगे केमिस्ट्री में। तो AIATS का भी नहीं सोचते हैं, अभी केवल हम सीखने का सोचते हैं। देखो ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल रिंग मिलेगी। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड मेरा पोलर बॉन्ड होता है। अब तुम लोग कहोगे सर कार्बन कार्बन है तो पोलैरिटी कैसे आई? तो देखो इसमें क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो अगर ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ नेगेटिव आ जाता है। नाउ इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर वाला भी एरोमेटिक हो रहा है और नीचे वाला भी एरोमेटिक हो रहा है। बताओ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है ना, एक्चुअल में मेरा जो कंपाउंड है वो यही है, बट वो रहता एग्जिस्ट किस में करता है, इसमें करता है बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी। और ये बॉन्ड जो है वो मेरा पोलराइज हो जाता है। देखो इसमें डाइपोल मोमेंट जाएगा नीचे की तरफ, डाइपोल मोमेंट किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। सर वो एरोमेटिक एरोमेटिक का आप बता सकते हैं? देखो ना ऊपर वाली रिंग को, रिंग अलग, दोनों रिंग को अलग अलग सेपरेट देखो ना। ऊपर वाली रिंग ये है, Yes, sir. एरोमेटिक है। नीचे वाली रिंग ये है, ये भी एरोमेटिक है। देखो ध्यान से, ऊपर में क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। नीचे में क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया कि नहीं है? बोलो समझ में आया कि नहीं है? अभी हम ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताया वो हमेशा ऐसा होगा? हमेशा ऐसा होगा, हमेशा। सर लेकिन रेजोनेंस के बाद वो बदल नहीं सकता? मुझे एक बात बताओ, पोलैरिटी कार्बन कार्बन की वजह से आ ही नहीं रही है। बाकी जितना भी सब कुछ है ना, मतलब अब ये तो मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज मेरा क्या होगा, डिलोकलाइज होगा। बट एक पॉइंट के लिए तो अपन मान सकते हैं ना कि ये प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है। अब जब वो घूमेगा तब तो चेंज होगा ही होगा मेरा, ना। बट तब तो हम वैसे भी जज कर पाना बहुत मुश्किल है। एक ही पॉइंट है जज करने का, ये हम इसी के तरीके से हम डाइपोल मोमेंट देखते हैं। और बाकी जब ये फ्लो करेगा तो फ्लो करते टाइम तो हम वैसे भी नहीं बता सकते, और ये फ्लो तो पूरे टाइम होता रहेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा प्रोसेस होता रहता है। तो जज कर पाना कि पॉजिटिव चार्ज कहां पे है और उसके बेसिस पे डाइपोल मोमेंट निकालना इज वेरी डिफिकल्ट। हम निकालते इसी तरीके से कि डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, प्लस ऊपर है, माइनस नीचे है, बस। इसके अलावा हम कोई दिमाग नहीं लगाते इसमें, नहीं तो प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। अगर तुम एकदम डीप में चले गए तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ओके सर। अभी हम जाते हैं इस वाले एग्जांपल में। नाउ टेल मी कि यहाँ पे किस तरीके से बॉन्ड टूटेगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? सर बोलो, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ क्यों जाएगा भार्गवी?
सर क्योंकि वहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे उसको एरोमेटिक हो और वो एरोमेटिक हो जाएगा, सिंपल। नीचे वाला मेरा ट्रोपैलियम बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अभी डायरेक्शन कैसी हो गई, डाइपोल की डायरेक्शन ऐसी हो गई, ठीक है। तो ये देखो डाइपोल की डायरेक्शन, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो जो मैंने बताया है अभी। वैसे तो खैर सर इतना वो कुछ ऊपर भी की नहीं, जगह फिक्स होते हैं ना। एरोमेटिक हो रहा है ना, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। ये भी एरोमेटिक हो रहा है और ये भी एरोमेटिक हो रहा है, दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी क्या हो रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्लियर है सभी को, बोलो। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AIATS के लिए लास्ट ईयर आया था, इस पे क्वेश्चन फिर से आ सकता है और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जेई में डायपोल जेई मोमेंट का डायरेक्शन का बता रहा हूँ। प्लस ऊपर है माइनस नीचे है तो नीचे की तरफ, माइनस ऊपर है प्लस नीचे है तो प्लस से माइनस की तरफ होता है ना डायपोल का डायरेक्शन। यस सर, हाँ सर, हो गया हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें ये यहाँ चला जाएगा। वैसे भी तो पोलैरिटी है ही, तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी इसको ऊपर इधर जाने में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक बन रहा है ये, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बताओ ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं, नो सर। नो सर। ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अभी इसी का एक पार्ट आता है एनुलिन्स। ये रट्टा मारने वाला है एनुलिन, कुछ ऐसा समझने का तो कुछ भी नहीं है उसमें। और इसमें जो है क्वेश्चंस आते हैं, चलो समझते हैं इसको। कंप्लीट कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक, पहले बताओ नेक्स्ट लेक्चर किसका है। रविकांत सर का। फिजिक्स का। अच्छा रविकांत सर का। तो वो क्या यस सर। लेट आते हैं क्या क्लास में, टाइम पे आते हैं। नहीं सर, टाइम पे पे 2 मिनट सर पे टाइम टू शुरू कर टाइम। देते हैं। टाइम एकदम टाइम पे छोड़ देते हैं। अरे यार सर आप लास्ट क्लास ले लिया करो ना। नहीं नहीं, वो ट्यूसडे से होंगे। अभी पहले रोहन सर अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि किसी का तो सिलेबस कंप्लीट हो। अपन 2 दिन ले भी लेंगे ना, तब भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। एटलीस्ट 3-4 क्लास तो और लगेंगे इसके लिए, तो कोई फायदा नहीं। मुझे लगा कि फिर मैथ्स का सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मोनोसाइक्लिक पॉलीइन्स है। पॉलीन्स। तो इसमें क्या होगा, कंप्लीट। अभी क्या है, हमने 6 मेंबर देखा, 7 मेंबर देखा, तो इसमें क्या होगा, मोनोसाइक्लिक होगी और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होगी। और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो। चलो मैं इसमें एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 4 एनुअली। ठीक है, एंटी एरोमेटिक है ये। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ बेंजीन बना रहा हूँ। ये क्या है, 6 एनुअली। ये क्या है, एरोमेटिक है। फिर ये वाली है, ये क्या है, 8 वाली है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 8 एनुअली। ठीक है,
अच्छा, इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, ये क्या होना चाहिए बताओ, बताओ एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या होना चाहिए? एंटी आर एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक, बट ये होती है नॉन एरोमेटिक, इसीलिए एक्सेप्शन है। अब क्यों होती है ऐसा? क्योंकि वो इस जो शेप मैंने बताया है इसमें एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वो किस में एग्जिस्ट करती है? वो एक टफ शेप में एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से। तो ये ऐसे एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, टफ शेप। सर थोड़ा सा स्क्रॉल आउट कर सकते एक यार गीत तो पढ़ लो जो पढ़ा रहा हूं एक बार। ये क्या होता है, नॉन प्लेनर है। ये क्या है, नॉन प्लेनर होती है। मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये सेम प्लेन में नहीं रहता है, नॉन प्लेनर होती है, इसीलिए नॉन एरोमेटिक होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है और ये पूछ सकते हैं स्पेशली इन एडवांस। मतलब मेन से भी पूछ सकते हैं, बट बहुत कम चांस है मेन से पूछने का, एडवांस में पूछने का ज्यादा चांस है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे एग्जिस्ट क्यों सर करती इसका नाम क्या है, ये जो आपने लास्ट बनाया उसका नाम? ये नाम तो बता सकते हो तुम, साइक्लो ऑक्ट 1357 टेट्राइन, है ना? इतना मुश्किल नहीं है ना? सर बट हाँ हाँ बोलो। सर बट ये एग्जिस्ट क्यों करता है? मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन है कि मतलब इसके ऊपर वाले भी तो मतलब 8 के बाद 9 10 वाले भी करने ही चाहिए थे ना, अगर 8 कर रहा है तो। मैं समझा नहीं क्या बोलना चाह रहे, एग्जिस्ट क्यों करता है यार, ये तो मतलब एक्सपेरिमेंटल है ना सब कुछ। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर साइक्लोपेंटाइन का भी तो 4 एनुअल नहीं आएगा ना? अच्छा प्लस चार्ज आएगा तब? नहीं वो तो फिर वैसा है ना, मतलब वो तो चार्जेस वगैरह आ गए, वो इसमें नहीं आते। एनुलिन जो है वो सिंपल है अपना, मोनोसाइक्लिक रिंग है, चाहे कितनी भी बड़ी हो उससे उसको मतलब नहीं है, कितने भी कार्बन क्यों ना हो, बट एक सिंगल साइक्लिक सर हमारा उस तरीके से। साइक्लोपेंटाइन की बात कर रहा हूँ सर, चार्ज नहीं है उसमें। अच्छा उसमें कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है ना, इसमें देखो ना क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है, अगर तुम ऑड नंबर वाली रिंग लेते हो ना, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट एनी चार्ज। ओके सर, दैट्स व्हाई इसमें इवन नंबर ही आ रहा है। ओके सर। अब देखो ये क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, इट शुड बी एरोमेटिक, राइट? 10 pi electrons are there, 4n plus 2, है ना? बट ये क्या होती है, ये भी क्या होती है, नॉन नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होती है। सर ये शायद प्लेनर नहीं होता ना? ये प्लेनर नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये और ये रिपल्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, रिपल्शन होता है। चलो मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, रिपल्शन बिटवीन H एंड H। तो ये क्या होता है, ये नॉन प्लेनर होता है और नॉन एरोमेटिक होता है। समझ में आया? यस सर। क्लियर है सभी को, है ना? बस ये याद करना है, दो चीजें याद करनी है, बाकी सब बकवास है। दो चीजों के लिए बस पढ़ाया मैंने, क्योंकि जो एग्जाम में पूछ सकता है, एरोमेटिसिटी में ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और तो बाकी सब सिंपल है, कुछ नहीं है। ठीक है, एरोमेटिक भी खत्म हो गया। सर मतलब ये तो आपने सिर्फ एग्जांपल दिए ना, वैसे तो 10 एल्यूमिन जो बनेंगे वो सब वैसे ही होंगे ना, ये स्पेसिफिक है? 10 एलुरीन और कैसे बन सकता है?
नहीं सर, मोनोसाइक्लिक में तो नहीं ऐसे ही बनेगा। ओके सर। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। थर्ड इफेक्ट जो है हमारा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। एक तो यार ये दिमाग खा गया मेरा। स्टार्टिंग में तो कभी ऐसे हटता नहीं है ये, तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा हटता है। हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको, या फिर बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं। बेकर एंड नाथन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इफेक्ट दिया था, तो उनके नाम पे भी बोलते हैं। और इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये समझ में आएगा जब इसको तुम पढ़ोगे। नाउ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले तो रेजोनेंस जो है इस पूरे अभी तक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, और ये रेजोनेंस का एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, चलो पहले इसका डेफिनेशन फटाफट लिख लेते हैं, थोड़ा मोड़ा लिख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसको समझते हैं अच्छे से। तो इसमें क्या है, लिख लो, पहले समझ में नहीं आएगा लिखा लिखूंगा तो भी, तो फटाफट लिख लो। डीलोकलाइजेशन बिटवीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस में लगता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में लगता है। ये लाइन जो है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंड एडजेसेंट कार्बन which have vacant p orbital, which have vacant p orbital. Now this effect is also permanent effect. This is stabilizing phenomenon. इससे stability आती है, just like resonance, but it is not that much effective as resonance is. उतना इफेक्टिव नहीं होता है, ये तुम देखोगे जब हम तीनों को क्लब करेंगे। स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन, इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं? sp3 कार्बन with at least one alpha hydrogen is adjacent to sp2 carbon it is observed in कार्बोकटायन, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है एल्कीन एंड रेडिकल। लिख लो फटाफट, है ना। ये लिख लो, मैं 1 मिनट में आया बस।
ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, इससे कैसे हो रहा है प्रोसेस पूरा समझते हैं सभी लोग। अब जो लिख लिया तो ठीक है, लिखने से तो खैर इतना समझ में नहीं आएगा। अब देखो मेरे पास क्या है ना, यहाँ पे कार्बोकैटायन है। मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? पहले ये बताओ। यस यस सर। यस अब तुम देख रहे हो CH2+ मेरे पास कार्बोकैटायन है, उसके जस्ट बाजू में मेरे पास कार्बन है विच इज sp3, और उसके साथ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डेड है। तो कंडीशन क्या कहती है, sp3 कार्बन शुड बी अटैच्ड टू sp2 कार्बन, और उसके पास ये मेरा जो है दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, एंड दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। नाउ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई विच इज अल्फा कार्बन एंड विच इज अल्फा हाइड्रोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे काफी सारे क्वेश्चंस बस इसी से सॉल्व होंगे कि अल्फा हाइड्रोजन पहचानना आना चाहिए। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है, जो sp2 कार्बन है उसके बाजू वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हैं दोज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन्स। अंडरस्टूड? बोलो, समझ में आया? अरे Yes. हाँ या ना में तो बोलो यार, कितना स्लो यस बोलते सर हो यार तुम लोग। यस ठीक है, चलो अब हम ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये कैसे कर रहा है प्रोसेस, चलो इसको अलग से दिखाना पड़ेगा, फिर से बनाता हूं मैं एक बार। नाउ एज यू कैन सी मेरे पास CH2+ में एक वेकेंट पी होगा। बोलो वेकेंट पी होगा या नहीं होगा? इसके अंदर क्या होगा, वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। बोलो। यस सर। अभी क्या होगा ना कि देखो ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ये अपने CH वाला जो बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किस में ट्रांसफर कर रहा है, इस P में ट्रांसफर कर रहा है। मैं यहाँ पे देखो वो बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ, वो किस में जा रहे हैं, वो इसमें जा रहे हैं। बोलो ये वाले बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इसमें हो क्या रहा है, मेरा ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, मेरा ये वाला बॉन्ड तो टूट जाएगा, ये वाला बचेगा बाकी सब। तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH2+। तो याद है मैंने नो बॉन्ड रेजोनेंस लिखवाया था, तुम्हारा एक बॉन्ड जो है वो टूट रहा है। तुम्हारा क्या हो रहा है, एक बॉन्ड टूट रहा है बेसिकली, एक बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन के साथ होगा। तो देखो दूसरा वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर हो गया, ये वाला इंटैक्ट रहा, और सर वो हाइड्रोजन पे भी प्लस और यहाँ पर CH2 पे भी प्लस, तो मतलब चार्ज का तो इम्बैलेंस हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी जस्ट क्लिक किया मेरे को। ठीक है, और फिर एक और आएगा, इसके पास 3 स्ट्रक्चर्स आएंगे, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं तो देयर विल बी 3 स्ट्रक्चर्स। बोलो, अब आराम से है ना, सोचो समझो और बताओ कि क्या तुम्हें डाउट आ रहे हैं, अगर कुछ आ रहे हैं तो। लेकिन ये हो क्यों रहा है? स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकैटायन को थोड़ी देर के लिए। सर वो आपने अभी क्या बोला था कि 3 अल्फा है तो मतलब 3 स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा बोला था ना? हाँ हाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखो क्या इसमें कार्बोकैटायन है, क्या इसमें कार्बोकैटायन है, क्या इसमें कार्बोकैटायन है, नहीं है। तो 4 में से 3 स्ट्रक्चर में कार्बोकैटायन है ही नहीं।
तो जस्ट लाइक रेजोनेंस, रेजोनेंस में भी तो क्या हो रही थी, स्टेबिलिटी हो रही थी, यहाँ पे भी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है बेसिकली। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। यस सर। यस अब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। देखो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ना, वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 बॉन्ड ऑर्डर है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ऐसे है। एक जगह पे 0 आ जा रहा है, इसका मतलब ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 से कम होगा। ओवरऑल जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 से कम होगा। ये बताओ ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। मैं क्या लिख रहा हूँ, अल्फा सी एच बॉन्ड ऑर्डर विल बी लेस देन 1। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। सर लास्ट पॉइंट एक बार रिपीट करिए ना। देखो ना सी एच बॉन्ड जो अल्फा वाला है वो एक बार हट रहा है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर में एक बार हट रहा है, इसका मतलब मेरा ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो कम ही होगा। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ठीक है, अभी इसमें क्या है, ये ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, सब जगह आएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि दिस बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है घट रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है घट रही है, नॉर्मल बढ़ रही है। बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड बढ़ती है। तो यहाँ पे मैं क्या इंक्रीज। लिख रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ longer than expected, longer than expected। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो। शॉर्टर देन शॉर्ट। यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड कहाँ से आ रहा है, तो डबल बॉन्ड आने की वजह से शॉर्ट हो रही है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ शॉर्टर देन एक्सपेक्टेड। बोलो ये जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है ना, ये फील होना चाहिए तुमको, दिमाग में इमेजिन होना चाहिए किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और क्या हो रहा है एग्जैक्टली तब जाके ये अच्छे से इसमें समझने में मजा आएगा। ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ में नहीं आया अच्छे से तो ऑर्गेनिक में कभी भी तुमको इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। तुमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में इंटरेस्ट आना चाहिए, तब जाके ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आएगा। बोलो क्लियर है सभी को। यस सर। Now let's talk about stability of carbocation. Now carbocation stable ज्यादा कब होगा, जब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, राइट। कार्बोकटाइन स्टेबल तब होगा ज्यादा से ज्यादा जब ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और ज्यादा से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कब बनेंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अल्फा ज्यादा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। Now we can write very good, very good. Stability of carbocation is dependent on number of alpha hydrogen. So very 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 important concept, और जो आगे तुमको लगेगा ये कुछ भी नहीं है क्योंकि ये इतनी बार आ चुका होगा। बोलो क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। यस नाउ अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है
find out number of alpha hydrogen in following. Number of alpha hydrogen in following. तो सभी में तुम्हें बताना है। सभी में अल्फा हाइड्रोजन फाइंड आउट करना है कितने कितने हैं। करो फाइंड आउट। बोलो आ गया सभी में। सर फर्स्ट में 6, सेकंड में 9, थर्ड में 7। 3 हाइड्रोजन बाजू बाजू वाला देखना है। 3 हाइड्रोजन 6 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 3 6 और 3 9 9 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 3 6 और 1 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। और बताओ बाकी में 4 और 3। सर 4 और 4 and 3 नहीं 4 and 3 हाँ 4 and 3 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सबको समझ में आया। बोलो आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। ठीक sp2co ठीक है। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन में देखते हैं कैसे होता है। ठीक है इसमें कैसे होता है। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि CH3 अल्फा अल्फा मेरे पास कार्बन है जो कि एल्कीन के साथ क्या है एडजेसेंट है। एडजेसेंट टू एल्कीन। ठीक है अभी हम थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं। ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है तो क्या होगा ना नाउ व्हाट विल हैपन हियर। यहां पे हम पाई बॉन्ड चलो ऐसे बनाते हैं। अब क्या होगा ना कि इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक मिनट रुको।
हाँ सॉरी है ना, ये जो मेरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये इस पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विल पुश, वो क्या कर रहे हैं, विल पुश द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इसको पुश करेंगे, जैसे रेजोनेंस में होता था, बताया था मैंने। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे वो पुश कर रहे हैं, तो मेरे पास पुश करेंगे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ऐसे आएगा, बताओ। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब क्या Yes, sir. होगा, अब ये यहाँ पे आएगा और मेरे पास सेम प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, टूट गया ये बॉन्ड, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा CH और यहाँ पे CH2 माइनस, ये बनेगा इस तरीके से। ऐसे ही 3 स्ट्रक्चर्स बनेंगे मेरे पास। ठीक है, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मेरा एल्कीन में इस तरीके से होता है। नाउ एल्कीन का जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा हाइड्रोजन पे। सेम सिमिलर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे पूरी ऑर्गेनिक में अभी जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं ना, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में हर एक जगह पे काम आएंगे, हर एक पॉइंट पे। तो जीओसी का हर एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा काम, और सबसे ज्यादा जो काम है ना वो है इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स सर का, आपकी आवाज कट कि रही चाहे है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ब्रेक वो हो रही आना है। ही आना चाहिए। अभी आ रही है सही? यस सर। यस। ठीक है, चलो ये बताओ मेरे को, इसमें कितना हाइड्रोजन है? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? Zero, sir. देखो यहाँ पे नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें बताओ कितने दूसरे वाले में? छः। सर सेकेंड स्ट्रक्चर में तो दोनों तरफ से सेम रिपल्शन प्रोड्यूस होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। 6 तरीके से पॉसिबल है ना, 6 तरीके से रेजोनेंस पॉसिबल है। यहाँ पे कितने आगे बताओ?
12 अल्फा हाइड्रोजन। सर हाँ हाँ बोलो। सर आपके लैपटॉप की बैटरी मतलब मतलब पूरी तरीके से डेड हो रही है सर। हाँ थोड़ा बचा है यार, इतना ध्यान नहीं में सर यार। बता रहा हूँ सर वो मतलब हाँ हाँ वो पता है पता है पता है। तो वैसे भी तो अपने पास 3-4 मिनट ही है, तो फटाफट लिखो फटाफट लिखो, बोलो डाउट कोई है तो जल्दी बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड के साथ। अब हम देखने जाते हैं फ्री रेडिकल विद फ्री रेडिकल। ध्यान से देखना सब लोग फटाफट, 35 तक तो जाएगा ही जाएगा लेक्चर आराम से। तो यहाँ पे क्या है ना, फ्री रेडिकल में सिमिलर प्रोसेस है, बस यहाँ पे रेडिकल है। रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन है बस हमारे पास। तो मुझे एक बात बताओ, इस रेडिकल वाले कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए बस, फिर सब कुछ सही हो जाएगा इस लाइफ में। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उससे क्या ले लेगा, थोड़े टाइम के लिए उधार ले लेगा। अब तुम देख रहे हो मैंने एरो जो है ना, हाफ एरो लगाया सर, हाफ क्योंकि एरो एक लगाया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है उमेंद्र, ये हाफ एरो है। हाफ एरो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर वुड बी रॉन्ग वर्ड। सर हाफ एयर समझ नहीं आया, उसका नाम है कि उसका कोई अलग वैल्यू है? अरे मतलब वो सिंबल है और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बड़ा डील नहीं है। वन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, पेयर में जाते हैं ना, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो हम हाफ एरो से शो करते हैं। सिंबलाइजेशन, एक सिंबलाइजेशन वर्ड है भी है या नहीं पता नहीं, सिंबल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, ये ऐसे, यहाँ पे H रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ पे रेडिकल आ गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2। एक और कैसा बनेगा, HCH H रेडिकल डबल बॉन्ड CH2। बोलो समझ में आया कि नहीं आया फ्री रेडिकल, जल्दी बताओ फटाफट बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। सर आप 1 सेकंड के लिए ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? सर फ्री रेडिकल भी ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए ना, बस सब कुछ ओके सर। स्टेबिलिटी का है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसी पे ही है और कुछ नहीं है उसमें, हर जगह स्टेबिलिटी, हर जगह स्टेबिलिटी। ये भी क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है सर रेजोनेंस हाइब्रिड तो पहले जैसे ही बना देंगे ना, वो डॉट डॉट करके। हाँ हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे, उसका कुछ दिक्कत नहीं है। ओके ओके सर। अच्छा अभी क्या है, अभी इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा है। अच्छा बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ड्यूटेरियम ज्यादा होती है कार्बन हाइड्रोजन से, बोलो होती है कि नहीं होती है? ये तो हमने पढ़ा पहले भी, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसका ज्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑफ CD और CH किसका ज्यादा होगा, ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कर रहे हो सर यार, CH का होगा। क्यों CH का क्यों होगा? सर CD में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। CD को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है यार, CD को तोड़ना डिफिकल्ट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होना थोड़ा मुश्किल है कंपैरेटिवली। ये हम रिलेटिव बात कर रहे हैं कि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना मुश्किल है, और CD बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है तो हाइपर कॉन्जुगेशन
थोड़ा सा डिफिकल्ट है रिलेटिवली। तो CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। नो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आएगा जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे तब। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बोलो, फटाफट बोलो। नो सर। ठीक है, चलो मैं एक होमवर्क देता हूं, एक नोट्स का ही होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आते ही, है ना? कहीं से देखना मत, खुद से ट्राई करना। तो तुम्हें क्या बनाना है? ड्रो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? टोल्यूइन बोलते हैं। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बनाने हैं सबको, ठीक है? सबको बनाने हैं और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके? अब फटाफट जो है होमवर्क लिखो MS चौहान से। MS चौहान में देखो ज्योमेट्रिकल का सेक्शन हो गया, इंडक्टिव का पूरा करना है। अच्छा, छोड़ना क्या है ये बता देता हूं बस। MS चौहान होमवर्क में इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन सारे के सारे करने हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके क्वेश्चन मत करना, मिक्स होंगे, वो हमने अभी तक करवाए नहीं है। ये होमवर्क है, कल क्लास होती है तो डिस्कस करेंगे, नहीं होती है तो मुझे व्हाट्सएप पे MSc डाउट्स ऐसे करके MSc डाउट करके भेजना है। हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। सर रेजोनेंस के 95 क्वेश्चन। हाँ मतलब उसमें से आधे तो होंगे, आधे तो है ही नहीं ना, आधे तो इसमें निकल जाएंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वाले हैं। और ऐसा नहीं है ना कि तुमको अभी ऐसे सबमिट करना है, जितना हो पाए उतना करो, है ना? जितना हो पाए उतना करो, डाउट्स पूछ लो, एटलीस्ट डाउट पूछोगे तो तुम्हारा AIATS में तो हेल्प हो जाएगा, ठीक है? AIATS जितना तुमको टाइम मिले उस हिसाब से होमवर्क करो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, बिकॉज तुम्हारा और भी एग्जाम्स है, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो बोलो फटाफट। सर IOQC के लिए कुछ एडवाइस? कोई एडवाइस नहीं है, बस ये है कि वैसे पहले तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है, अभी जितना ऑर्गेनिक पढ़ा है उतना नोट्स अच्छे से पढ़ लो, उतना ही बहुत है, और थ्योरी का रिवीजन करो, बस उतना ही फायदेमंद है एक दिन के लिए। तो थ्योरी पूरा अच्छे से होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? जितनी तुमने तैयारी की है ना JEE के लिए, वही काम आएगी वहां पे, ठीक है? ओके। चलो, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अगर कल क्लास नहीं होती है तो उससे पहले ही बोल दे रहा हूँ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू। थैंक यू।